हेलो एवरीवन। आज से इस चैनल पर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज। बेसिकली आप देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा वर्ल्ड मैप से पूछ लेता है, और ये हम ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैप की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम करंट अफेयर से ही रिलेटेड जो ऐसे प्लेसेस चर्चा में रहे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो, चूंकि वर्ल्ड मैप एक साथ याद करना या फिर एक साथ इस पे प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है कि आप एक साथ सारा वर्ल्ड मैप तैयार कर लो, और हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए वॉन में कोई कन्वेंशन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉन है वो जर्मनी का एक शहर है, पर जर्मनी की कैपिटल नहीं है। और अगर हम जर्मनी के चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पर जर्मनी कहाँ पर है और वह किन किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह से यूपीएससी हर साल कई क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे इस बार आप देखेंगे तो साउथ सूडान से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हम वर्ल्ड मैप धीरे धीरे करके ये सीरीज आपकी कंटिन्यूअसली चलेगी। हर वीक में हम कोशिश करेंगे कि जो भी वीक में इंपॉर्टेंट ऐसे प्लेसेस रहे हम उनको एक बार मैप में देखें और मैप को स्टडी करें। सो देखो, जैसे कि हम बात करेंगे तो वर्ल्ड मैप धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। आज हम देखेंगे कि वर्ल्ड के कुछ प्लेसेस पर हम बात करने वाले हैं। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी के लिए प्रतिज्ञा दिवस के कुछ ऑफर्स जो कि रिवील हो चुके हैं, कुछ ऑफर्स नहीं हुए हैं, उन पर मैं एक बार डिस्कशन कर देती हूं कि आपको यूपीएससी के कई बैचेस पर अप टू 60% का ऑफ मिल रहा है। जैसे कि फाउंडेशन बैचेस की अगर मैं आपको बात करूं तो 2 डेज अभी बचे हुए हैं। फाउंडेशन बैच में अगर संकल्प 2.0 ऐसे बच्चे जो कि 25 को अपना सीरियस अटेम्प्ट मानते हैं एंड इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश में आपका सारा स्क्रिप्ट रहेगा, हिंदी में आपको कन्वे किया जाएगा, समझाया जाएगा, ये वाला जो आपका बैच है जो कि लगभग 23,000 का था, बट अभी केवल 10,500 में आप अवेल कर सकते हैं। संकल्प 2.0 ऐसे बच्चे जो कि 26 को अपना सीरियस अटेम्प्ट मानते हैं, ऐसे बच्चे अभी ये जो बैच 23,000 का केवल 10,500 में है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। प्रहार 2.0 2025 इंग्लिश का बैच, ये आपका 7,999 यानी 8,000 का बैच है। ठीक है, प्रहार 2.0 जो कि 2025 के लिए बच्चे जो हिंदी मीडियम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये भी अभी 8,000 में पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की। टाइटन 4.0 2025 के लिए ये 21,000 इसका फी है, बट अभी आपके लिए ये जो फी है वह 7,999 यानी 8,000 का है। प्रहार 3.0 ऐसे बच्चे जो कि 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश में, उनके लिए भी ये बैच अभी केवल 8,000 का है, और ये सब अभी 2 दिन आपके बचे हुए हैं इन ऑफर्स के। प्रहार 3.0 ये बैच भी आपका 7,999 का है। इसके अलावा देखो कि ऐसे बच्चे प्रारंभ आप सभी जानते हैं उन बच्चों के लिए जो कि कॉलेज में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज की जो आपके 3 ईयर्स से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों के लिए प्रारंभ है। प्रारंभ जो कि 2+1 ईयर का प्रोग्राम है, और इसमें प्रारंभ 2027 मतलब जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए है, और अभी केवल ये 32,000 का है। वैसे इसका फी 49,000 है, बट अभी आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, आप इसको 32,000 में अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सारी चीजें दी हुई हैं। एंड इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रारंभ 2027 तो कर रहे हैं टारगेट, बट उसके साथ साथ बीए की डिग्री भी लेना चाहते हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी भी साथ में, कॉलेज प्रोग्राम भी साथ में। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो फी है वह लगभग 64,000 है अभी, है ना। जो फी आपकी 80,000 हुआ करती थी, अभी आपको ये केवल और केवल कितने में मिल जाएगा, 64,000 में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा तो ऑप्शनल के लिए बच्चों क्या है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका ऑप्शनल है, जो कि ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसके लिए आपके पास 2 डेज अवेलेबल है। सो ऑप्शनल आपका हिस्ट्री, पीएसआईआर, मैथमेटिक्स, पबएड, एंथ्रो, सोशियो एंड ज्योग्राफी, ये अभी आप अवेल कर सकते हैं इंग्लिश में 7,500 में। ठीक है, 7,500 में। एंड आपका जो हिंदी के ऑप्शन अवेलेबल है, हिस्ट्री, सोशियो, पीएसआईआर, ज्योग्राफी एंड हिंदी, ये भी आप 7,500 में अभी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो कि फ्लैट 30% ऑफ है अभी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के बैचेस पर, जो कि आपके ऑफलाइन आपको अवेलेबल, अगर ऐसा है कि आपको ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी है तब 30% अप टू आपको इस पे ऑफ मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वह सीटीआर मॉडल पर बेस है ना।
क्लास टेस्ट एंड रिवीजन मॉडल पर बेस्ड है। तो ये बैच अभी 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन बैच, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप इसकी प्री बुकिंग केवल 500 देकर अभी स्टार्ट करवा सकते हैं, आप इसको प्री बुक करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर ऐसे बच्चे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, तो जैसे कि आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, जैसे कि आप या तो प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, आईडीएमपी कर रहे हैं, मतलब मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए बच्चों आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है और इसकी फी अभी 11,000 है, ठीक है। आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 25, ऑफलाइन जो बच्चे करना चाहते हैं ऑफलाइन की फी 16,500 है, ठीक है। आईडीएमपी सेल्फ जो स्टडी प्रोग्राम है फॉर 2025 ऑनलाइन हिंदी मीडियम के लिए ये आपका 11,000 का है, और जो आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है ऑनलाइन हिंदी के लिए ये आपका ऑफलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन वाला आपका जो है वह 16,500 का है। तो ये आपके प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं, जो भी बच्चों इनको अवेल करना चाहते हैं, अभी आपके पास लास्ट 2 डेज बचे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अगर आप 24, 25, 26, 27 को टारगेट कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी करना है या ऑप्शनल करना है, सारे बैचेस अवेलेबल है। तो शुरू करेंगे हम एक इंपॉर्टेंट यूपीएससी के क्वेश्चन से, चूंकि 2017 में बच्चों यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और प्रश्न था आपका भूमध्य सागर का। पूछा था कि भूमध्य सागर जो है वह किस किस के साथ सीमा साझा करता है। मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, इसको इसलिए भूमध्य सागर कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से जो देश है उनसे घिरा हुआ है, ओपन सागर नहीं है, ओपन सी नहीं है। सो मेडिटेरियन सी की अगर हम बॉर्डर की बात करें, जॉर्डन, इराक, लेबनान या सीरिया, किससे ये सीमा साझा करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूं मेडिटेरियन सी। तो ये है बच्चों मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से आते हैं, और अगर हम भूमध्य सागर के चारों तरफ देखें तो लगभग 21 देश हैं जो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। 21 देशों के नाम अगर हम अल्फाबेटिकली हम स्टार्ट करें, सो अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवानिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनिशिया एंड टर्की। तो इन देश, ये जो देश है वह इसके चारों तरफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि बेसिकली देखो, जब आप अटलांटिक महासागर, जिसे कि एस आकार का महासागर भी कहा जाता है, तो ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है इसी के विस्तार के रूप में मेडिटेरियन जो सी है, भूमध्य सागर है, इसको देखा जाता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जॉर्डन और इराक हमने नहीं देखा, लेबनान, सीरिया की बात हमने डेफिनेटली की। सो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। लेबनान और सीरिया ये सीमा साझा करेंगे मेडिटेरियन सी के साथ, लेकिन जॉर्डन और इराक की बात करेंगे ये सीमा साझा नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, और ये है वॉन जलवायु सम्मेलन से एक सम्मेलन होता है। अब ये सम्मेलन क्या था वो आप करंट अफेयर में जानते हैं। चूंकि ये प्लेसेस इन न्यूज है तो हम ज्यादातर मैप को स्टडी इसमें करेंगे। सो देखो, आप जर्मनी जानते हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप का एक देश है, जर्मनी है ना। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। क्या है इसकी कैपिटल, बर्लिन है, ठीक है। अब देखो बर्लिन, यहीं पर एक शहर है वॉन, ठीक है। वॉन आपने एक रिवर सुनी होगी, राइन रिवर। कौन सी रिवर, राइन रिवर है ना, राइन रिवर है यहाँ पर, राइन नदी। और अगर हम इसको देखें तो जर्मनी के, अगर हम क्लॉकवाइज चले तो कौन कौन से देश इसके साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं, सो पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है ना, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, ये वाला पार्ट, बेल्जियम है, नीदरलैंड है। ये देश जो है वह सीमा साझा कर रहे हैं जर्मनी से। और देखो, जब भी हम मैप पढ़ेंगे तो मैप में हमेशा हम दिशाओं को पढ़ते हैं। ये आपका ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होगा, उत्तर, एंड दक्षिण, साउथ है ना, नीचे की तरफ। तो यहां पर देखो कि इसके, अगर हम ये कहें कि जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में बाल्टिक सी है, यस, और कहें कि नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी है, यस, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो वॉन कहाँ का शहर है, जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वॉन जो चर्चा में रहा वह किस देश की सिटी है, तो ये होगा आपका जर्मनी। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे गुजरात के बारे में कि गुजरात वन विभाग ने क्या किया, गिर वन से 100 किलोमीटर दूर
एक वारधा वन्यजीव अभ्यारण्य है और उसमें चित्तीदार हिरण और जो सांबर है इनको वहां पे स्थानांतरित किया। स्थानांतरित किए जाने का कारण यह था कि यहां पर इस प्रजाति को खतरा था और चूंकि उनमें आनुवांशिक विविधता बहुत ज्यादा नहीं होती थी, इस वजह से उनकी जो प्रजाति है वह संकट में थी। ठीक है, अब देखो कि ये रहा आपका यहाँ पे गिर नेशनल पार्क और गिर से इसको ट्रांसफर कर दिया 100 किलोमीटर दूर, ये वारधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में जो नेशनल पार्क है जिसमें कि गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क है, ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, थोड़ा सा आप देखते रहे, ये आपका ब्लैक बक है, ये आपका गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा मरीन नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क है। अच्छा, एक बात और, अगर हम देखें कि इंडिया की तटरेखा कितनी है टोटल कोस्टल लाइन, और अगर हम तटरेखा के हिसाब से देखें कि किस एक जो राज्य है उसकी तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है, तो ये आपका क्या हुआ, गुजरात। हम किस पोर्शन की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना कि जब आप वर्ल्ड का इंडिया का मैप बनाओगे तो उसमें ये वाला जो पोर्शन आप बताते हो, हम यहाँ पर गुजरात वाले मैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पर ये वाला जो मैप है, आपको याद आ जाएगा हम किस पार्ट पर हैं। तो यहां पर ये जो इसकी कोस्टल लाइन है सबसे ज्यादा लंबी किसकी है, गुजरात की है, 1600 किलोमीटर, मतलब टोटल तटरेखा का 24% है, तो 1600 किलोमीटर ये तटरेखा है गुजरात की, सबसे लंबी तटरेखा है, सबसे। टोटल कोस्टल लाइन कितनी है कमेंट करके बताइए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूस की। देखो हाल ही में रूस ने और उत्तर कोरिया ने, ये रशिया रहा, आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश है ना, विश्व का सबसे बड़ा देश है, लगभग 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो इंडिया का इसमें कौन सा स्थान है, मतलब विश्व के अगर सबसे बड़े देशों की हम बात करेंगे तो उस लिस्ट में इंडिया का 7वें स्थान आता है। तो यहां पर देखो कि रशिया है। अच्छा, रशिया के कितने टाइम जोन है, इंडिया का तो एक ही है, रशिया के 11 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखो, आप पहले यूएसएसआर जानते हैं, यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था सोवियत संघ का 1991 में, उसके बाद जो रशिया है वह एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आता है। ठीक है, पहले यूएसएसआर काफी सारी कंट्रीज जुड़े हुए थे। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को। क्या है रशिया की कैपिटल, मॉस्को है। ठीक है, ये यहां पर है मॉस्को, रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है। ठीक है, अब देखो कि यहां पर आपको दिखेगा, ये तो चाइना वाला पार्ट हो गया, यहां पर देखो इसके पॉइंट के बाद जहां पर रशिया खत्म हो रहा है, फिर आपका सी ऑफ जापान है, यहां पर जापान सागर है ये, और ये है आपका नॉर्थ कोरिया और ये है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच में, उत्तर कोरिया और रूस के बीच में एक जो भागीदारी है बेसिकली वह हुई है। अच्छा देखो कि अब जब नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग ये इसकी कैपिटल है और ये यहां पर है इस एरिया में। ठीक है, तो देखो नॉर्थ कोरिया की जब हम बात करेंगे, एक बात आपको इसमें याद रखना है कि बेसिकली ये किस तरह का देश है। वैसे तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक खुद को कहता है, लेकिन यहाँ पर डिक्टेटरशिप और जो वन पार्टी सिस्टम है वह चलता है, वन पार्टी स्टेट है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट विचारधारा को ये अपनाते हैं और यूएन के द्वारा नॉर्थ कोरिया को मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री का दर्जा दिया गया। रिप्रेसिव मतलब सबसे ज्यादा जहां पर लोगों का दमन होता है, कोई फंडामेंटल राइट, कोई ह्यूमन राइट की बात नहीं करेगा, तो यहाँ पर इसे मोस्ट रिप्रेसिव जो कंट्री है उसका दर्जा दिया गया नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये साउथ कोरिया है, थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको। इसके अलावा देखो कि नॉर्थ कोरिया जो है, ठीक है, ये सी ऑफ जापान कहां पर है, इसके पूर्व में है, इसके ईस्ट में है। ठीक है, और अगर हम देखें कि इसके वेस्ट में और साउथ में, वेस्ट साउथ में क्या है, येलो सी है, पीला सागर है। ठीक है, और ये पीला सागर कहां पर है, चाइना के ईस्ट में है। इसके अलावा जो दक्षिण चीन सागर है वह थोड़ा सा और आप साउथ में आएंगे साउथ कोरिया के, तो यहाँ पर क्या है, ईस्ट चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर, जो कि एक सर्वाधिक विवादित क्षेत्र है। चाइना इस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक एक सी है। ज्यादातर व्यापार इस जो विभिन्न देशों
का है वह इससे होकर जाता है, तो इसलिए चाइना इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका जापान है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। तो धीरे धीरे करके आज तो जैसे हम लगभग हम 8-10 प्लेसेस की चर्चा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चों आपके जो बाकी भी प्लेसेस हैं, पूरा वर्ल्ड का मैप और जो सिटीज है वह धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक जो द्वीप है वह चर्चा में रहा, जैसे कि माइकोनस की अगर हम बात करें, इसके निकट एजियन सी है, एजियन सी है। तो एजियन सी में था एक द्वीप जो कि था डेलोस, है ना। एजियन सी में जो द्वीप है डेलोस, ये चर्चा में रहा, और ये इसीलिए चर्चा में रहा क्योंकि ये जो है बेसिकली वह क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण सबमर्ज हो रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन कि अगर प्रश्न आए कि टर्की और ग्रीस इन दोनों के बीच में, टर्की और ग्रीस इन दोनों के बीच में कौन सा सी है, तो ये आपका एजियन सी है। ठीक है, कौन सा सी है आपका, ये एजियन सी है। चलिए, हाँ, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, डेलोस द्वीप की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने कौन सी में बात की, ये है आपका डेलोस द्वीप। ठीक है, डेलोस द्वीप। और ये क्यों चर्चा में था, तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो जल स्तर बढ़ रहा था, उस जल स्तर के कारण ये लुप्त हो सकता है अगले 50 वर्षों में, और इसलिए ये चर्चा में था। चलिए आगे चलते हैं और एक बधावन बंदरगाह की बात करते हैं। जब हम इंडिया के पोर्ट की बात करेंगे, चूंकि इंडिया की जो तटरेखा है वह काफी बड़ी है और इससे हमें एक अच्छा खासा जो लाभ है वह मिल जाता है। जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें, मतलब मत्स्य पालन एंड बाकी सारी चीजें समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करने में, तो भारत ने उतना अपना पोटेंशियल है बट बहुत डेवलप नहीं किया। हम देखेंगे कि इसमें 12 महत्वपूर्ण बंदरगाह है और 13वां महत्वपूर्ण बंदरगाह बना बधावन बंदरगाह। तो आप देखेंगे बधावन बंदरगाह कहां पर है, पालघर जिला में, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 13वां महत्वपूर्ण बंदरगाह बना। अब देखो कि बेसिकली जो ये बधावन बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे, ये 13 बंदरगाह है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरी बात है कि इसको जिस मॉडल से डेवलप किया वह मॉडल है आपका लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। मतलब जो जमीन है वह बंदरगाह प्राधिकरण उसमें एक जमीन के मालिकाना हक रखेगा, लेकिन जो बाकी कंपनियां हैं ना, वो और बाकी जो वहां पे सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो वहां पर बाकी सर्विसेज जो है या प्रबंधन का काम जो है वह देखेंगे। अब देखो कि आप यहां पर JNPT बंदरगाह की बात करेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ना, तो ये बेसिकली विश्व का बहुत ज्यादा व्यस्त बंदरगाह है, और इसके ही बोझ को कम करने के लिए जो बधावन बंदरगाह है उसका विकास किया गया है ना। तो हाल ही में क्या किया कि जो बधावन बंदरगाह है ना, ये पहला मेगा बंदरगाह होगा और समुद्र आधारित व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। तो बेसिकली देखो, जब हम जहाज की बात करते हैं तो हमें जितना वो ऊपर दिख रहा है उतना ही वह आप उसमें देखेंगे कि उतने वह नीचे भी होता है, मतलब गहराई भी होती है। और अगर बंदरगाह बहुत ज्यादा डीप है, गहरे हैं, तो बड़े जहाज से कार्गो निकासी, मतलब उनसे जो सामान लद कर आया है वह बहुत आसानी से रखा जा सकता है, उसको स्टोर किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ के अगर हम स्टेट की बात करें तो बधावन बंदरगाह MP है, गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, इन सभी स्टेट्स के लिए एक अंतरदेशीय के लिए काफी अच्छे से काम करेगा, और एक वाटरवे से कनेक्टिविटी जो है वह बधावन में बनेगी। अब देखो अगर हम बाकी इंपॉर्टेंट बंदरगाह की बात करें, मामा गोवा है, ठीक है, न्यू बैंगलोर है, कोची है, ठीक है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, एन्नोर है, ठीक है, विशाखापत्तनम है, पारादीप है एंड कलकत्ता है। तो ये बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे बंदरगाह है, एंड कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में जो अमरावती है वह फिर से चर्चा में आ गया, और जो अमरावती है वह काफी महत्वपूर्ण स्थान है। किससे रिलेटेड है, तो सबसे पहली बात तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। देखो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और 3-4 आपको प्लेसेस के नाम लिख दिए, जैसे कि सारनाथ है, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है एंड बोध गया है, और इसमें यह पूछ लिया कि ये चारों जो स्थान है वह किस किस से रिलेटेड है, या फिर ये पूछ लिया कि बौद्ध धर्म, बौद्ध का जो संबंध है वह इन चारों में से कहां से नहीं है। तो देखो कि जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में बौद्ध का जन्म होता है। ठीक है, बोध गया की बात करेंगे तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, सारनाथ की अगर हम बात करेंगे तो सारनाथ में इन्होंने अपने पहले जो प्रवचन है वह दिए थे। और अगर हम इनके महापरिनिर्वाण की बात करेंगे, कहां हुआ था, कुशीनगर में, मतलब इनकी जो मृत्यु है वह कहां हुई थी, कुशीनगर में। तो लुम्बिनी से याद रखो जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और इसके अलावा ज्ञान बोध गया। एंड इसके अलावा भी देखो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए और भी कई प्लेसेस है, जिसमें कि आप सांची के स्तूप को जानते हैं, भोपाल, है ना, आप सांची को जानते हैं ना, सांची का स्तूप आप पढ़ेंगे तो सांची है,
बाग केव है, अजंता केव है, एलोरा केव है, कान्हेरी केव है, कार्ल केव है, अमरावती है, ये रहा अमरावती, और ये अमरावती कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश में अमरावती है। और ये किस समय बना हुआ था अमरावती? ये सातवाहन जो शासक है इनके समय में, मतलब आज से लगभग 1900 वर्ष पहले यहाँ पर जो अमरावती के मंदिर और बाकी चीजें हैं उसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखो नालंदा, कुशीनगर, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। कपिल वस्तु, ठीक है, तक्षशिला है, बमयान है, तक्षशिला है, बमयान है। तो ये सारे ऐसे स्थल हैं जो कि किससे जुड़े हुए हैं? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। और हाल ही में अमरावती चर्चा में था, और ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका जिसे पृथ्वी का थर्मामीटर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ तो वो जो चेंज है वह कई गुना मतलब पूरे विश्व में दिखाई देता है। तो अगर आपको पूरे वर्ल्ड को समझना है, उसके क्लाइमेट को समझना है, चेंजेस को समझना है, आप अंटार्कटिका का अध्ययन कर लो। तो ये कहां पर है? आपका साउथ पोल में है। आपको पता होगा कि दोनों जो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं। यहां पर लगभग -98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वह रहता है। यहां पर मानव बस्तियां बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती हैं। सभी देशों ने तय किया कि यहां पर हम अनुसंधान का काम करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे, ताकि हम देश को, दुनिया को समझ सके और विश्व में जो प्रभाव हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन के, हम उससे कैसे निजात पाए। भारत का भी यहां पर आपने दक्षिण गंगोत्री, भारती मैत्री सुना होगा, है ना। तो ये अनुसंधान केंद्र है और बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसून को किस तरीके से प्रभावित करेगा, या फिर यहां पर हमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिल जाए जिससे हम मानसून को समझने में हमें हेल्प मिल सके। तो बेसिकली देखो कि अंटार्कटिका में एक बात और, अंटार्कटिका में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये पता चला था कि वहां पे भी जो माइक्रोबीट्स हैं, या फिर आप देखेंगे कि प्लास्टिक के बहुत छोटे माइक्रो नैनो में बहुत छोटे छोटे जो कण हैं वो अंटार्कटिका तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि ठीक ठाक जो महासागरों में पॉल्यूशन है, प्लास्टिक प्रदूषण है, वह हो चुका है, जिससे कि जो एक्वाटिक लाइफ है वह प्रभावित होगी। तो साउथ पोल है ना, आप देखेंगे कि बर्फ की चादरों से ये ढका हुआ है। और यहां पर अभी जो चर्चा में था कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण अनियंत्रित तरीके से जो बर्फ की चादरें हैं वह पिघल रही हैं, और उनके पीछे का कारण है समुद्री गर्म जल जा रहा है, इसलिए वह पिघल रही है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये पिघल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका के चारों तरफ भी आप कुछ कुछ कंट्रीज जो है वह देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो क्षेत्र है वह इससे जुड़े हुए हैं। एक और जो चर्चा में था, लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेड सी, लाल सागर। ठीक है, देखो बच्चों, ये लाल सागर है ना, और ये जो है वह किन किन देशों के, कौन कौन से देश इसके चारों तरफ है जरा देखें हम। जैसे कि आप सऊदी अरब है, यमन है, जिबूती है, इरिट्रिया है, सूडान है एंड इजिप्ट है। ठीक है, तो आप इसको क्लॉकवाइज याद रख लें या एंटी क्लॉकवाइज याद रख लें। इसके अलावा देखो कि ये जो रेड सी है ना, ये मेडिटेरियन सी जो हमने सबसे फर्स्ट देखा, मेडिटेरियन सी से ये जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? स्वेज कनाल से, स्वेज नहर, स्वेज कनाल। और ये स्वेज नहर कृत्रिम रूप से बनाई गई। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में क्या है? स्वेज कनाल है। इसके अलावा देखो कि जब हम इंडियन ओशियन की बात करेंगे, हिंद महासागर, तो हिंद महासागर तक ये कैसे पहुंचती है? तो यहां पर एक सक्रिय जल संधि है जिसे कि बाब अल मंदेव संधि कहा जाता है। तो बाब अल मंदेव संधि किसके बीच में है? ये रेड सी है और एक गल्फ ऑफ अदान है, इन दोनों के बीच में है। बस चीजों को ऐसे ही याद रखते हैं कि आपने देख लिया इसके आसपास क्या है, या तो ये पूछना है कि सऊदी अरब जो है इसके नॉर्थ में क्या है? रेड सी है। या तो ये पूछना है कि रेड सी के चारों तरफ कौन से देश हैं, यहां से क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चंस पूछे जाने का पैटर्न या चीजें जो है वह फिक्स है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने मैप में चीजों को, प्लेसेस को ठीक से देखा है तो यहां से हमें क्वेश्चंस हमारे मिस नहीं होंगे। सो गल्फ ऑफ अदान है। ठीक है, और उसके बाद हम ये कहें कि रेड सी जो है वह बाबल मंदेव एंड गल्फ ऑफ अदान के जरिए हिंद महासागर से जुड़ती है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप कुछ इस तरीके से जो नोट्स है वह बना सकते हैं, बट मैप का आपको जरूर यूज करना है कि आपने एक मैप बना लिया, उसमें पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए कि ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, फिर बीच में ये कनेक्टिविटी स्वेज नहर की बन गई, फिर आपका ये लाल सागर हो गया, फिर बाबल मंदेव संधि है, फिर गल्फ ऑफ अदान है, फिर उसके बाद हिंद महासागर है। मतलब एक छोटे छोटे से पॉइंट्स
प्रीलिम्स में बड़ी हेल्प हो जाती है बच्चों इससे, है ना, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो जाती है। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि ये जो है वह किस किस के बीच में, तो ये अफ्रीका के देश है, ये एशिया के देश है। तो अफ्रीका और एशिया के बीच में रेड सी है, लाल सागर है, और उसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं वो भी हमने एक बार देख लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। बाकी हम आगे, ये हमारा फर्स्ट सेशन था, कमेंट करके बताना कि आप किस तरह का और रिफॉर्म चाहते हैं। इसके अलावा हम आगे कोशिश करेंगे कि साल भर जो भी ऐसे प्लेसेस रहे हम उनको हम वर्ल्ड मैप पर उन चीज़ों को देख सके, उन प्लेसेस को देख सके। तो बेसिकली यहाँ पर हम करंट की न्यूज़ वो कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कवर करेंगे कि वो जो प्लेसेस हैं और हम वर्ल्ड मैप को करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।